हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइज, आज मैं आपको बताऊंगी कि जितने भी हमारे मैंने सबसे पहले टॉपिक स्टार्ट किया है इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम कितना मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये मुझे पता है, और ये मैं भी ये यही बताना चाहूँगी कि इम्यून सिस्टम अपने आप में एक मोस्टली वेटेज वाला क्वेश्चन है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसमें से बनते हैं। आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए सबसे पहले। इसके क्वेश्चन आंसर्स करने से पहले मैं सबसे पहले आपको ध्यान यही बताना चाहूँगी कि कौन कौन से टॉपिक्स जो हैं इम्यून सिस्टम में से बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले अगर इम्यून सिस्टम की बात करें तो इम्यून सिस्टम में मैं बात करूँ तो इम्यूनोग्लोबिन्स ये जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इम्यूनोग्लोबिन्स, इम्यूनोग्लोबिन ए, जी, ई और एम जो हम पढ़ते हैं ना, ए, जी, ई, एम, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इन टॉपिक्स में से ज़रूर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे अब ऐसे क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले सबसे पहले मैं आपको मैं ये बताना चाहूँगी कि इम्यून सिस्टम में से सबसे पहले इम्यूनोग्लोबिन्स में से जरूर एक क्वेश्चन बनता है। जैसे अगर ये पूछा जा सकता है कि आईजीए इम्यूनोग्लोबिन या फिर ब्रेस्ट फीडिंग जो मदर है वो कौन सा इम्यूनोग्लोबिन सबसे ज़्यादा ट्रांसफ़र करते हैं टू देयर किड को या फिर टू देयर चिल्ड्रन को या फिर इन्फेंट को। तो जो सबसे पहले इनिशियल अमाउंट ऑफ द ब्रेस्ट फीड करवाते हैं वो उसमें आईजीए इम्यूनोग्लोबिन्स प्रेजेंट होते हैं। आईजीजी जो होता है मोस्ट अबंडेंट में प्रेजेंट होता है। आईजीई जो होता है एलर्जिक रिएक्शन के टाइम होता है। आईजीएम जो होता है कोई भी हमारे एलर्जिक रिएक्शन इन्फेक्शन अगर हुआ है सबसे पहले वो अटैक करता है आईजीएम। ठीक है, तो इसमें तुम्हें बेसिक कॉन्सेप्ट सबसे पहले आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए कि इम्यूनोग्लोबिन सब अपने टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इम्यूनोग्लोबिन्स जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बेसिक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि इम्यूनोग्लोबिन्स क्या काम करते हैं, क्या कहाँ कहाँ ये सबसे कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं। आप एक नोटबुक लो, सबसे पहले अपना टॉपिक स्टार्ट करो कि कौन सा टॉपिक मुझे आज पढ़ना है। ठीक है, सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि इम्यूनोग्लोबिन्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इम्यूनोग्लोबिन्स के बाद मैं ये बताना चाहूँगी कि जो इम्यूनोग्लोबिन्स पे इम्यूनिटी है, टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी जरूर क्वेश्चन पूछा जाता है। टाइप्स ऑफ इम्यूनिटीज़ में हमारा 2 टाइप्स ऑफ द इम्यूनिटी प्रेजेंट होती है। जैसे हमारी इनर इम्यूनिटी हो गई और हमारी एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ठीक है, इन दोनों इम्यूनिटी जरूर पूछे जाते हैं। इनर इम्यूनिटी और एक्वायर्ड इम्यूनिटी में भी क्वेश्चंस घुमा फिरा के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एक नेक्स्ट क्लास में मैं सिर्फ और सिर्फ इनर इम्यूनिटी, एक्टिव इम्यूनिटी, एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या होती हैं उनके बारे में डिस्कस करूँगी। अभी मैं कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो डिस्कस करेंगे उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, और इसके बाद हमें ये पता होना चाहिए एक्वायर्ड इम्यूनिटी, ह्यूमरल इम्यूनिटी कौन सी होती है, सेल्फ मेडिएटेड इम्यूनिटी कौन सी होती है। मतलब इम्यूनिटी मैं ये कहूँगी कि इम्यूनिटी अपने आप में एक बेसिक कॉन्सेप्ट, क्योंकि कम्युनिटी के लिए भी इम्पॉर्टेंट है और ये हमारा मेडिकल सर्जिकल ये दोनों में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इससे रिलेटेड आपके दोनों क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो आपको क्या करना है, अपना ये टॉपिक बहुत स्ट्रॉन्ग बनाना है। कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आप चाहे क्वेश्चन कहीं से भी कर रहे हो, आपने सिर्फ और सिर्फ एक जगह से अपना मटीरियल पढ़ना है और फिर उसके बाद क्वेश्चंस हर जगह से सॉल्व करने हैं। जितने ज़्यादा आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होगा फॉर द नॉर्सेट एग्जाम। हमें नॉर्सेट एग्जाम क्लियर करना है, बस अपना एम और टारगेट हमें ये रखना है। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। जैसे की पॉइंट्स अगर हम देखें तो की पॉइंट्स इसमें यही होगा कि एक तो एंटीबॉडीज, हर्ड इम्यूनिटी पूछ सकते हैं। हर्ड इम्यूनिटी के क्वेश्चन आते हैं। हर्ड इम्यूनिटी कम्युनिटी बेस के लिए भी है। हर्ड इम्यूनिटी जो है मेडिकल सर्जिकल में भी हर्ड इम्यूनिटी क्वेश्चन आ सकते हैं, क्योंकि इम्यून सिस्टम का टॉपिक है। अगर अगर मैं बात करूँ कि इम्यूनिटी पढ़ लेना, टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, इसके बाद आप ये पढ़ लेना इम्यूनोग्लोबिन्स जरूर पता होना चाहिए आपको, इम्यूनोग्लोबिन्स। और एक और चीज़, एचआईवी जो नॉर्सेट का एग्जाम होता है तो अपना स्टैंडर्ड थोड़ा बढ़ा लेता है। अब इसमें जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इसमें एक तो टेस्ट होते हैं, डायग्नोस्टिक टेस्ट ऑफ एचआईवी एंड एड्स। ये जो टॉपिक है ना, ये टॉपिक आप अपना टारगेट हाइक से की बुक से कंप्लीट करना। जैसे इसमें बता रखा है एलाइसा टेस्ट। एलाइसा टेस्ट किस में होता है, वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट और वायरल लोड टेस्ट और द CD4 सेल काउंट। अगर आपको थ्योरी में लेने में प्रॉब्लम हो रही है, थ्योरी आप कोई कोचिंग नहीं ले रहे हैं, आप फ्रेशर्स हैं या फिर आप बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, तो एक बुक ले लीजिए जो आपके टारगेट हाई हो सकते हैं। बुक ले लीजिए कौन सी, PR यादव। PR यादव की बुक ले में से सबसे पहले उसकी थ्योरी पढ़े ठीक से। थ्योरी पढ़नी है इम्यून सिस्टम से रिलेटेड, उसमें से थ्योरी पढ़नी है और थ्योरी के साथ साथ आपको क्वेश्चंस भी करने हैं। जैसे जैसे आपको एक एक टॉपिक्स कंप्लीट होते जाए वैसे वैसे आपको क्वेश्चंस भी करने हैं उसके। ठीक है, तो मैं ये बताना चाहूँगी, एक तो वायरल लोड टेस्ट, वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट, CD4 सेल काउंट और CD4 सेल का काउंट कितना, रेशो कितना होता है इसका, ये ज़रूर देख लेना। एलाइसा टेस्ट ज़रूर पढ़ लेना। कब कंफर्मेटरी टेस्ट कौन
कौन सा कन्फर्मेटरी टेस्ट होता है, कौन सा हमारा अर्ली डिटेक्शन टेस्ट होता है फॉर द एच आई वी के लिए अर्ली डिटेक्शन टेस्ट कौन सा होता है, कौन सा कैंसर जो होता है होने के चांसेस होते हैं जब एच.आई.वी इन्फेक्शन हो जाता है, तो ये वाली कंडीशन ज़रूर पढ़ लेना, ठीक है। इसमें मैं ये बताना चाहूँगी CD4 सेल काउंट कितना होता है एच.आई.वी का, ये बेसिक क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चंस रिपीट हो सकते हैं। इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द स्टेट नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम के लिए भी आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो उसमें से बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बेसिक क्वेश्चंस वो होते हैं जिसमें हमारे कॉन्सेप्ट बिल्डअप होने वाले होते हैं। तो ये क्वेश्चंस मैं आपको बताना चाहूँगी। अब उसके बाद मैं ये बताना चाहूँगी कि ये क्वेश्चंस करने के बाद मैं क्वेश्चंस डिस्कस करना चाहूँगी। फर्स्ट ऑफ ऑल जो फर्स्ट क्वेश्चन है मेरा, अ राइज ऑफ एग्जिस्टिंग एंटीबॉडीज लेवल इन द रिस्पॉन्स ऑफ इररेलेवेंट स्टिमुलस। जब भी हमारा इररेलेवेंट स्टिमुलस होता है, इररेलेवेंट स्टिमुलस से आपको पता चल जाना चाहिए कि इररेलेवेंट स्टिमुलस का मतलब ये है दैट विल बी द कंडीशन ऑफ एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन कब होता है, एनामनेस्टिक रिएक्शन, एग्लूटिनेशन रिएक्शन एंड द प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। जब भी इररेलेवेंट स्टिमुलस हो, राइज इन द एग्जिस्टिंग एंटीबॉडीज, राइज इन एग्जिस्टिंग एंटीबॉडीज है, उसमें क्या है इररेलेवेंट स्टिमुलस रिलीज हो गया या फिर प्रोड्यूस हो गया। जब भी इररेलेवेंट स्टिमुलस प्रोड्यूस होता है दैट विल बी द कंडीशन ऑफ एनामनेस्टिक रिस्पॉन्स, एनामनेस्टिक रिएक्शन। एनामनेस्टिक रिएक्शन को हम बूस्टर रिस्पॉन्स भी बोलते हैं और ये क्या होता है इररेलेवेंट रिस्पॉन्स होता है, इट इज़ डिलेड इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स होता है। एक तो हमें ये दो चीज़ें याद रख लेना, एक तो डिलेड इम्यून रिस्पॉन्स होता है और ये बूस्टर रिस्पॉन्स होता है एंड दैट इज द कंडीशन ऑफ एनामनेस्टिक रिस्पॉन्स होता है, ठीक है। और इसके बाद जब भी आप कुछ भी कोई भी क्वेश्चंस करते हैं तो उसके बाद जब आपका क्वेश्चंस गलत होते हैं तो उसमें देखना है कि रीज़न में कि क्यों गलत हुआ है, ठीक है। तो रीज़न ज़रूर पढ़ना है उसका कि रीज़न उन्होंने क्या लिख रखा है और हमें क्या पता है, उससे कोरिलेट करना है आपको। जो भी आप कोरिलेट करेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि आपने कितने सही है और कितने गलत हैं, आपके कॉन्सेप्ट तभी बिल्ड होते हैं, ठीक है। तो इसमें जो होता है इट इज राइज इन द, जब भी इररेलेवेंट स्टिमुलस रिलीज होता है तो दैट विल बी द कंडीशन ऑफ एनामनेस्टिक रिएक्शन, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पे मैं जाना चाहूँगी कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा क्वेश्चन सेकंड जो है हमारा क्लिनिकल सिम्टम्स ऑफ वास्टिंग सिंड्रोम ऑफ एड्स इंक्लूड। जब भी एड्स होता है, एड्स के एक तो नॉर्मल सिम्टम्स जरूर देख लेना। देखो आपको पढ़ना सब चीज़ है, ठीक है, पढ़ना सब चीज़ है, लेकिन कुछ चीज़ें जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लो आपको टिप्स पे पता होनी चाहिए इनेट इम्यूनिटी और एक्वायर्ड इम्यूनिटी के टाइप्स क्या क्या होते हैं, आपको टिप्स पे पता होना चाहिए इम्यूनोग्लोबिन्स की क्या होना चाहिए, लेकिन आपको ये सब चीज़ें पता होना चाहिए, मतलब गो थ्रू नहीं करना है, मतलब ठीक है आपको नॉलेज होनी चाहिए इस चीज़ की भी, आपको रटना नहीं है। रटना कुछ चीज़ों के लिए जैसे एक्वायर्ड इम्यूनिटी एंटी, इनकी क्या है एग्जाम्पल्स याद कर लेना, इम्यूनोग्लोबिन्स के एग्जाम्पल याद करना, कहाँ कहाँ प्रेजेंट होती है, इनको तो याद ही करना है आपको। लेकिन कुछ कुछ चीज़ें होती है सिर्फ और सिर्फ नॉलेज के लिए रखते हैं हम। जब भी एचआईवी इन्फेक्शन हो जाता है, वास्टिंग सिंड्रोम का मतलब ये होता है एकदम प्रोग्रेस अमाउंट में क्या होता है पेशेंट का वेट लॉस हो जाता है, दैट इज द कंडीशन ऑफ वास्टिंग सिंड्रोम इन द एचआईवी और द एड्स कंडीशन में। तो वास्टिंग कंडीशन में जब भी ऐसी कंडीशन होती है तो उन्होंने बोल रखा है कि क्या होगा, इनवॉलेंट्री वेट लॉस होगा, क्रॉनिक डायरिया कंडीशन होगी, प्रोटीन एनर्जी मैलन्यूट्रिशन होगा या फिर ईसोफेजियल कैंडिडियासिस कंडीशन होगी। तो इस वाली कंडीशन में हमारा ऑप्शन क्या होगा, ईसोफेजियल कैंडिडियासिस जो होता है हमारा वास्टिंग सिंड्रोम में नहीं होता। वास्टिंग सिंड्रोम के जब भी ये 3 कंडीशन होगी, इनवॉलेंट्री वेट लॉस होगा, हमें पता नहीं चल रहा है वेट लॉस हो रहा है लेकिन, ठीक है, और इसके साथ साथ हमारा क्रोनिक डायरिया कंडीशन भी है और इसके साथ साथ हमारा प्रोटीन एनर्जी मैलन्यूट्रिशन भी है। जब भी प्रोटीन एनर्जी मैलन्यूट्रिशन होता है तो उस वाली कंडीशन में हमारा क्या होता है वेट लॉस खुद से हो जाता है, ठीक है। इनवॉलेंट्री वेट लॉस होगा, क्रोनिक डायरिया कंडीशन होगी और इसके साथ साथ प्रोटीन एनर्जी मैलन्यूट्रिशन वाली कंडीशन भी होगी, ठीक है। ईसोफेजियल कैंडिडियासिस इज एन अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन बट ईसोफेगस बाय द कैंडिडल एल्बिकन्स के साथ होता है। ये जो कैंडिडा मतलब ईसोफेजियल कैंडिडियासिस जो है इट इज़ कॉज्ड बाय द कैंडिडियल इन्फेक्शन की वजह से होता है, कैंडिडियल एल्बिकन्स की वजह से होता है ये तब होता है, ठीक है। तो इसमें क्लिनिकल सिम्टम्स में हम तीनों ऑप्शन सही होंगे ऊपर के, जो डी ऑप्शन जो होगा डी ऑप्शन विल बी नॉट इन द वास्टिंग सिंड्रोम में नहीं आएगा। पहले तो हमें पता होना चाहिए वास्टिंग सिंड्रोम क्या होता है, सबसे पहले वास्टिंग सिंड्रोम के बारे में जान लेना, फिर उसके बाद हम क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे।
फिर उसके बाद आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, दैट इज़ द फॉलोइंग इंडिकेटर्स ऑफ HIV एड्स। अब हम सबसे पहले जब भी हम HIV एड्स की बात करते हैं तो HIV एड्स में हम ये बात करते हैं कि CD4 सेल काउंट कितना होता है। CD4 सेल काउंट के बारे में अगर हम बात करें तो CD4 सेल काउंट जो होता है लेस देन द 1000 हो सकता है, या फिर लेस देन 600 सेल पर मिलीमीटर क्यूब। CD4 काउंट लेस देन द 400 सेल पर मिलीमीटर क्यूब, और या फिर हमारा 200 सेल पर मिलीमीटर क्यूब। इसमें जो होता है जब भी हम इंडिकेटर की बात करते हैं कि एड्स में इंडिकेटर कौन सा इंडिकेटर्स जो होता है, जब भी हमारा अगर हमारा CD4 सेल काउंट जो होता है 200 से कम हो जाता है तो दैट विल बी द कंडीशन ऑफ HIV इन्फेक्शन। HIV इन्फेक्शन में वो कंडीशन होती है। वैसे CD4 सेल काउंट जो होता है हमेशा मोर देन द 500 सेल पर मिलीमीटर क्यूब होता है, जो नॉर्मल अमाउंट में बता रही हूँ। CD4 सेल काउंट जो होता है मोर देन 500 सेल पर मिलीमीटर क्यूब होता है, लेकिन इन केस ऑफ द HIV कंडीशन में अगर हम देखते हैं तो उसमें CD4 सेल क्या हो जाता है, काउंट कम हो जाता है। तो यही कंडीशन आपको पता होना चाहिए। तो आपको नॉर्मल चीज़ें पता होनी चाहिए और उसके साथ साथ आपको जो भी हमारी इन्फेक्टेड चीज़ें हैं, जैसे HIV कंडीशन में क्या होता है, CD4 सेल काउंट, CD4:8 का रेशियो कितना होता है, इस वाली कंडीशन आपको ये वाली कंडीशन भी पता होनी चाहिए। नॉर्मली जो होता है हमारा 2:1 का रेशियो होता है, लेकिन HIV वाली कंडीशन में 1:2 का डिजीज डिग्री, जब भी डिजीज प्रोग्रेस में होता है तो उसका क्या होता है, रेशियो क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। इसमें ये पूरी चीज़ें अच्छे तरीके से दे रखी है। तो आपको जब भी पढ़ना है, आप पढ़ना है तो अच्छे से टाइम निकाल के लगना है। अगर एक टॉपिक कर रहे हैं तो एक टॉपिक को बहुत अच्छे से करना है, ठीक है, मन से करना है। अब उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, जो फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू इन द रेफरेंस ऑफ द एंडोटॉक्सिन। एंडोटॉक्सिन एक्सेप्ट बोल रखा है। एक्सेप्ट का मतलब जो गलत है। एंडोटॉक्सिन के सारी क्वालिटीज़ हैं बट एक चीज़ जो है वो नहीं होती है। क्या नहीं होती है वो चीज़ हमें देखनी है। सबसे पहले दे आर द लिपोपोलिसैकेराइड्स इन नेचर, यस। दे आर द रिलीज फ्रॉम द बैक्टीरियल सरफेस बाय द नेचुरल लाइसिस, और दे आर द हीट लायबल होते हैं, और देयर टॉक्सिसिटी डिपेंड्स ऑन द लिपिड कॉम्पोनेंट्स। जो इनकी टॉक्सिसिटी होती है वो लिपिड कॉम्पोनेंट पे डिपेंड होती है। अगर हम बात करें कि एंडोटॉक्सिन की, सबसे पहले आपको प्रॉपर्टीज़ पता होनी चाहिए। इसका जो आंसर है, एक्सप्लेनेशन जो है इसका, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, मैं टारगेट हाई से ही क्वेश्चंस को डिस्कस कर रही हूँ आपके साथ। कुछ क्योंकि टारगेट हाई कुछ बच्चों के पास नहीं होती है, तो उसमें से वाले क्वेश्चंस मैंने डिस्कस कर रही हूँ जिसमें अच्छे से एक्सप्लेनेशन अच्छे से दे रखा है। आप एक्सप्लेनेशन को अच्छे से पढ़ना है आपको कि एंडोटॉक्सिन और एक्सोटॉक्सिन में डिफरेंस क्या होता है। अपने जो जहाँ पे भी आप नोट्स बना रहे हैं उसमें एक डिफरेंस बना लो, टेबल बना लो कि मेरे को क्या याद करना है, ठीक है। एंडोटॉक्सिन में क्या होता है और एक्सोटॉक्सिन में क्या होता है। जो एंडोटॉक्सिन्स होते हैं वो हमारी क्या होते हैं, एक तो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं। इट इज़ ऑल्सो द पार्ट ऑफ द टाइप ऑफ द सेल। और लिपोपोलिसैकेराइड्स होते हैं, स्टेबल होते हैं, हीट के स्टेबल होते हैं। इट इज़ नॉट द हीट लायबल। हीट लायबल जो होते हैं हमारे एक्सोटॉक्सिन्स होते हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ ये क्या होते हैं, एंडोटॉक्सिन वीक होते हैं। इनके जो टॉक्साइड्स होते हैं इनका जो होता है नॉट पॉसिबल्स, टॉक्साइड्स इनका नॉट पॉसिबल होता है। इसकी बात करें एंडोटॉक्सिन्स में एग्जाम्पल क्या हो सकता है, हमारा इकोलाई जो है हमारा एग्जाम्पल हो सकता है। तो हम बात करें, एक तो लिपोपोलिसैकेराइड्स होते हैं, हीट के लिए स्टेबल होते हैं, हीट के लिए लायबल नहीं होते, हीट लायबल प्रोटीन नहीं होते। हीट लायबल प्रोटीन जो होते हैं हमारे एक्सोटॉक्सिन्स होते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को देख लेना क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी उठ के आ सकता है। नॉर्सेट 8 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इस तरीके से आपको करना है, हमें अच्छी रैंक लेकर आनी है सो दैट कि हमारा अच्छे एम्स में वो हो सिलेक्शन, ठीक है। इस तरीके से मेहनत करनी है हमें। अब हम बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की, दैट विल बी द फॉलोइंग प्रायोरिटी ऑफ द प्लानिंग केयर फॉर द क्लाइंट द डायग्नोसिस ऑफ द इम्यून डेफिशिएंसी। अगर हम प्लानिंग ऑफ केयर करें, जैसे एज अ नर्सिंग प्रोफेशन हम क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं केयर की, हमें केयर कैसे करनी चाहिए। तो फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी क्या होगी, फॉर द क्लाइंट डायग्नोसिस विद द इम्यून डेफिशिएंसी। अगर पेशेंट इम्यून डेफिशिएंट है या फिर HIV वाला पेशेंट है या फिर इम्यून डेफिशिएंट पेशेंट है, तो सबसे पहले हम प्रायोरिटी क्या रखेंगे, हम पेशेंट को केयर कौन सी देंगे। तो सबसे पहले प्रोवाइडिंग द इमोशनल सपोर्ट, ये हो सकता है, हमें प्रायोरिटी देखनी है। फिर उसके बाद आइडेंटिफाई द फैक्टर्स दैट डिक्रीज द इम्यून फंक्शन।
या फिर हम एनकरेज करेंगे डिस्कशन अबाउट द लाइफस्टाइल चेंजेस, या फिर हम प्रोटेक्ट करेंगे क्लाइंट फ्रॉम द इन्फेक्शन। अब हमें पता है जब भी पेशेंट इम्यूनो डेफिशिएंट होता है तो हम पेशेंट को क्या करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे क्लाइंट फ्रॉम द इन्फेक्शन। सबसे पहले हम पेशेंट को इन्फेक्शन से प्रिवेंट करेंगे, क्योंकि इन्फेक्शन होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं इन केस ऑफ द इम्यूनो डेफिशिएंट में। क्योंकि वो क्या होता है, जब भी इम्यूनो डेफिशिएंट होते हैं एंटीबॉडीज़ बन नहीं पाती है अगेंस्ट द एंटीबॉडीज़ बन नहीं पाती है अगेंस्ट द फॉरेन एंटीबॉडीज़ के, तो वो नहीं बन पाती है। इसकी वजह से अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन होने के ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले पेशेंट को इन्फेक्शन, जैसे मान लो अगर कोई ट्यूबरक्लोसिस वाला पेशेंट है उसके पास उसको नहीं रखेंगे, जो भी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट है तो उसको पास नहीं रखेंगे, सो दैट कि उसको अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन होने के चांसेस ना हो। ठीक है, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन ज़्यादा जल्दी चांसेस होते हैं पेशेंट को, तो उस चीज़ से प्रिवेंट करेंगे लोग पेशेंट को। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पेयर पैचेस। पेयर पैचेस आर द फॉर्म्ड इन द वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, जैसे मैंने ऑप्शन डाल रखा है वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, इनर लाइनिंग ऑफ द ईसोफेगस, बक्कल कैविटी, या फिर हमारा वॉल ऑफ द स्टमक। हम किस वाले इसमें जो होता है पेयर पैचेस आर फाउंड इन द वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। पेयर पैचेस क्या होते हैं, पेयर पैचेस हमारे क्या होते हैं, स्मॉल लिम्फोसाइट्स होते हैं, जो क्या होते हैं एक्ट एज अ मैक्रोफेजेस की तरह काम करते हैं। ये क्या होते हैं, हमारे जितने भी हमारे फॉरेन पार्टिकल्स होते हैं उनसे लड़ने में हेल्प करते हैं। दे आर द लिम्फोसाइट्स, आर द टी हेल्पर सेल्स जिसमें प्रेजेंट होते हैं, बी लिम्फोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि हमारे एंटीबॉडीज बनाते हैं अगेंस्ट द फॉरेन एंटीजेंस एंटीबॉडीज के। ठीक है, तो पेयर पैचेस जो होते हैं इसे प्रेजेंट ऑन द वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होते हैं, तो ये ध्यान में रखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, दैट इज द इमीडिएट ट्रीटमेंट ऑफ एनाफाइलेक्सिस। इमीडिएट ट्रीटमेंट फॉर एनाफाइलेक्सिस, जब भी पेशेंट को कोई एनाफाइलेक्टिक शॉक हो गया है तो इमीडिएट ट्रीटमेंट हमारा क्या होगा, दैट विल बी द एडीआर हो सकता है, बेंजाइल पेनिसिलिन हो सकता है, या फिर हमारा हाइड्रोकॉर्टिसोन, या फिर अट्रोपिन। तो हमारा ये क्या होगा, अगर इमीडिएट रिस्पॉन्स देखना है तो हमारा एडीआर हम देंगे। जब भी पेशेंट को एनाफाइलेक्टिक शॉक हो जाता है तो हम सबसे पहले पेशेंट को एडीआर देते हैं। एडीआर दैट इज कॉल्ड द इमीडिएट ट्रीटमेंट ऑफ एनाफाइलेक्सिस। ये क्या करता है, अल्फा एडिनो रिसेप्टर्स होते हैं जो क्या करते हैं, हमारे ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करते हैं, इंक्रीज द पेरिफेरल वेस्कुलर रेजिस्टेंस। जब भी इंक्रीज पेरिफेरल वेस्कुलर रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है तो उससे क्या होता है, हमारा ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है, और जो भी हमारा सर्कुलेशन क्या होगा, हमारा सर्कुलेशन जो स्टॉप हुआ है वो क्या हो जाएगा, हमारा दोबारा से फ्लो करने स्टार्ट हो जाएगा। इम्प्रूवमेंट इन द ब्लड प्रेशर एंड रिवर्सिंग इन द पेरिफेरल वेजोडाइलेशन। हम क्या करते हैं, इसलिए हम एडीआर देते हैं जब भी कोई एनाफाइलेक्टिक शॉक हो जाता है तो। अब हमने पढ़ा कि इम्यून सिस्टम, सबसे पहले मैंने कुछ ही क्वेश्चंस डिस्कस करें आज के दिन, क्योंकि आज मैं ज़्यादा प्रिपरेशन नहीं कर पाई तो मैं सॉरी बोलती हूँ इसके लिए। ठीक है, लेकिन हम कल से वही 25 क्वेश्चन 25 क्वेश्चंस के साथ नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, और आशा करती हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा मेरी इस वीडियो में। और अपने टॉपिक्स को, जैसे मैंने आज इम्यून सिस्टम के बारे में पढ़ा, इम्यून सिस्टम से रिलेटेड मैंने कुछ क्वेश्चंस करे, और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो की पॉइंट्स मैंने ज़रूर पढ़े, की पॉइंट्स ज़रूर पढ़ने हैं इनके, की पॉइंट्स में क्या क्या लिख रखा है, जो लास्ट में गोल्डन पॉइंट्स टू रिमेंबर है। अगर हमें नॉर्सेट को क्लियर करना है तो अपनी अच्छे से स्टडी करनी पड़ेगी। मैं ये नहीं कह रही कि आप टारगेट हाई करो, मैं ये नहीं कह रही आप पीयर यादव करो, मैं ये कहना चाह रही हूँ जो आप जहाँ से भी अपनी थ्योरी कर रहे हैं वो वहाँ से अपनी परफेक्ट थ्योरी होनी चाहिए। आपकी थ्योरी इतनी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए कि कहीं से भी क्वेश्चन उठ के आ जाए आप वहाँ से क्वेश्चन कर सको। मैं हमेशा बेस्ट, ऑल द बेस्ट यही बोलूँगी। अपनी प्रिपरेशन को बहुत ज़ोरों शोरों से करनी है। हमारे पास 133 डेज से 132 डेज हो गए हैं, आज का दिन और निकल गया है, आज का दिन कम हो गया है, तो 132 डेज आर लेफ्ट। सो गाइज यहीं पर ही अपनी क्लास को मैं वो करती हूँ, क्लोज करती हूँ। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी। आशा एंड वीडियो को एंड तक देखना, अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना।